नमस्कार दोस्तों, सोशियोलॉजी के सुपर एमसीक्यू सीरीज़ नंबर 72 में आपका स्वागत है। ये एमसीक्यूज़ यूजीसी नेट जेआरएफ असिस्टेंट प्रोफेसर पीजीटी जीडीसी डीटीपीएसपी यूपीएससी एवं अन्य समाजशास्त्र संबंधी परीक्षाओं के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो फ्रेंड शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है कि बच्चों में जिज्ञासा की प्रवृत्ति का विकास किस अवस्था में होता है। तो बच्चों में कुछ जानने की और चीज़ों को समझने की जो जिज्ञासा होती है ये कब पैदा होती है, तो ये प्रारंभिक बाल्यावस्था में। ठीक है, यानी बच्चा जब 3 से 4 साल का होता है उसके बाद ये सब चीज़ें शुरू होती हैं। ठीक है, तो आपने देखा होगा कि अक्सर जो 3 से 4 साल के बच्चे होते हैं और उनकी जो बढ़ती हुई उम्र रहती है, तो लगभग 6-7 साल की उम्र तक वो हमेशा क्वेश्चन करते रहते हैं कि ये चीज़ क्यों है ऐसा, ये ऐसा क्यों है, वो ऐसा क्यों है। ठीक है, तो ये जिज्ञासा की प्रवृत्ति के विकास की अवस्था होती है प्रारंभिक बाल्यावस्था। फिर देखिए क्वेश्चन नंबर 2 है कि किसने परिवार को सभ्यता का हस्तांतरण बिंदु कहा। तो किसने कहा है? गोल्डन विजर ने। ठीक है, तो ये प्रश्न कई तरह से आ सकता है। हो सकता है कोई कोटेशन हो कि परिवार एक सभ्यता का हस्तांतरण बिंदु है, कोटेशन किसने कहा, या फिर इस तरह से भी क्वेश्चन आ सकते हैं। फिर देखिए क्वेश्चन नंबर 3 है कि विवाह उन स्वीकृत संयोगों का परिचायक है जो इंद्रिय संतोषों के बाद भी बने रहते हैं और इस प्रकार पारिवारिक जीवन की आधारशिला बन जाते हैं। यह किसका कथन है? तो ये रॉबर्ट लॉबी का कथन है। तो देखिए इस तरह के जो कोटेशन होते हैं लॉबी वगैरह के, ठीक है, तो बच्चे अक्सर इनको याद नहीं करते और यही एग्ज़ाम में आ जाता है और ये कोटेशन जल्दी मिलते भी नहीं हैं। तो याद रखिएगा, विवाह को उन स्वीकृत संयोगों का परिचायक जो कि इंद्रिय संतोषों के बाद भी बने रहते हैं, यानी जब व्यक्ति एक दूसरे से ऊब जाता है उसके बावजूद भी, संतुष्टि के बाद भी वो परिवार में बने रहते हैं। ठीक है, ऐसा नहीं कि हम इनसे संतुष्ट हो गए, ऊब गए हैं तो हम दूसरे व्यक्ति से अब विवाह कर लें, तो इस तरह की चीज़ें नहीं होती। तो ये बात रॉबर्ट लॉबी ने कही है, याद रखिएगा। फिर देखिए क्वेश्चन नंबर 4 है कि पोस्ट एनालिटिक्स दर्शन का सिद्धांत किसने दिया। तो ये सिद्धांत जो है विटगेस्टाइन ने दिया है। ठीक है, पोस्ट एनालिटिक्स दर्शन का सिद्धांत विटगेस्टाइन ने दिया है। फिर देखिए क्वेश्चन नंबर 5 है कि कार्ल मैनहीन ने अपने समाजशास्त्रीय सिद्धांत में लोकतंत्र का कौन सा प्रतिरूप प्रस्तुत किया है। तो इन्होंने लोकतंत्र का कौन सा प्रतिरूप प्रस्तुत किया है? विशिष्ट वर्गवाद। ठीक है, फिर देखिए क्वेश्चन नंबर 6 है कि पूर्ववर्तियों और परंपरावादियों तथा समकालीनों के बीच अंतर किस सिद्धांत में सामान्य हो गया है। तो कौन सा सिद्धांत है जिसमें पूर्ववर्ती और परंपरावादी तथा समकालीन के बीच में अंतर दिखता है? तो वो है निजातीय सिद्धांत। ठीक है, तो यानी लोक विधि विज्ञान जो है, यानी हम जब किसी विशेष जनजाति का अध्ययन करते हैं तो हम वहाँ पे जाते हैं और उनकी दृष्टि से हम उनकी सभ्यताओं को देखते हैं, उनकी चीज़ों को देखते हैं। ठीक है, चाहे वो खान पान हो, रहन सहन हो, या फिर कोई भी चीज़ हो, तो हम ये नहीं सोचते कि अरे ये चीज़ तो बहुत ही गंदी चीज़ है, ये लोग ऐसे कैसे खा सकते हैं इसको। ठीक है, या फिर इस तरह के सभ्यताओं को कैसे वो मान सकते हैं, परंपराओं को कैसे बना सकते हैं। हम ये चीज़ें नहीं सोचनी है, हमको उनकी दृष्टि से उस चीज़ को देखना है। तो ये जो चीज़ है इसमें परंपरावाद पूर्ववर्ती जो है, यानी उनके जो पूर्वज होते हैं उनको भी हम अध्ययन करते हैं, और जो समकालीन यानी जो वहाँ के मूल निवासी वर्तमान में रहते हैं उनका भी अध्ययन करते हैं, और उनके जो परंपरावादी लोग हैं उनका भी हम अध्ययन करते हैं जब जाते हैं तो। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 है कि किस कारण से व्यक्ति और समाज दोनों आकस्मिक और आमूल परिवर्तन के दौर से गुजर रहे हैं। तो कौन है वो, कि कौन सा कारण है? संस्कृति के लोकतंत्रीकरण से। ठीक है, तो अब जो संस्कृति है, जो कल्चर है, अब लोकतंत्रीकरण हो रहा है। पूरे देश में एक ही प्रकार की संस्कृति जो है तेज़ी से फैल रही है, क्योंकि सोशल मीडिया वगैरह बहुत तेज़ी से अब फैल रहा है। ठीक है, तो अब लोगों के बीच में जो अंधविश्वास था वो टूट रहा है और वास्तविक जो विश्वास होना चाहिए वो सारे विश्वास फैल रहे हैं। तो संस्कृति का अब लोकतंत्रीकरण हो रहा है। ठीक है, ऐसी बहुत सी प्रथाएं हैं जो राजस्थान में या फिर पंजाब में होती हैं, लेकिन आज पूरा देश जानता है उन चीज़ों को, बहुत से लोग फॉलो भी करते हैं। ठीक है, अब अलग अलग राज्य को जो त्यौहार है वो भी पूरे देश में फैल रहा है। तो इस तरह से क्या हो रहा है? संस्कृति का लोकतंत्रीकरण हो रहा है। फिर देखिए क्वेश्चन नंबर 8 है कि वर्तमान व्यवस्था को असहाय मानते हुए उसे बदलने की प्रेरणा कौन देता है। तो कल्पना लोक। ठीक है, कल्पना लोक में क्या होता है कि व्यक्ति कल्पना करता है कि ऐसा होता तो अच्छा होता है, ऐसा होता तो ये चीज़ें नहीं रहती। ठीक है, जैसे कि कार्ल मार्क्स ने एक कल्पना की है वर्गविहीन समाज की, कि एक ऐसा समाज आएगा जिसमें कोई वर्ग नहीं होगा, परिवार नहीं होगा, राज्य नहीं होगा। ठीक है, और कोई किसी का किसी व्यक्ति पर वर्चस्व नहीं होगा। तो ऐसा समाज आएगा इसकी कोई गारंटी नहीं है, जबकि उन्होंने ऐसा कहा है। तो बहुत से ऐसे थिंकर्स ने कल्पना लोक की बात की है। यूटोपिया जो कल्पना लोक है, कार्ल मैनहीन ने उसकी बात की है।
इस तरह से अलग अलग थिंकर्स ने कल्पना लोक की बात की है कि उन्होंने वर्तमान व्यवस्था को गलत माना और कल्पना करके एक ऐसा लोक बताया कि ऐसा होना चाहिए। फिर देखिए क्वेश्चन नंबर 9 है कि सर्वाधिकारवाद के बढ़ते खतरे के सामने लोकतंत्र को सुरक्षित रखने के लिए जरूरी है, तो क्या जरूरी है? अभिप्रमाणित शिक्षा, यानी एक ऐसी शिक्षा की ज़रूरत है जो कि प्रमाणित हो। ठीक है, यानी एक समाज, एक देश में किस प्रकार की शिक्षा दी जाए कि वहाँ पे बेरोजगारी नहीं रहेगी, लोग नैतिक मूल्यों का पालन करेंगे। ठीक है, तो अलग अलग देशों में नैतिकता अलग अलग होती है। जैसे हिंदुस्तान में क्या है, यहाँ पे अहिंसा का पालन होता है। ठीक है, तो यहाँ की शिक्षा ऐसी प्रमाणित होनी चाहिए कि अहिंसा जो है ज़्यादा उसको बढ़ावा मिले। ठीक है, पशुओं की देखभाल होनी चाहिए। और जो इस्लामिक कंट्रीज़ हैं या फिर इस तरह के अन्य कंट्रीज़ हैं, तो वहाँ पे सुबह दोपहर शाम वो लोग मांस का ही सेवन करते हैं, तो वहाँ पे ये चीज़ नहीं होनी चाहिए शिक्षा में। तो यही कहा गया है इसमें कि इसमें ऐसी शिक्षा होनी चाहिए, सर्वाधिकारवाद के बढ़ते खतरे को देखते हुए लोकतंत्र को सुरक्षित रखने के लिए एक शिक्षा ऐसी होनी चाहिए जो अभिप्रमाणित हो। ठीक है, यानी उसका पूरा प्रमाण होना चाहिए, उस देश काल और परिस्थिति में उस शिक्षा का एक महत्व होना चाहिए। ठीक है, फिर देखिए क्वेश्चन नंबर 10 है कि निम्नलिखित में से एनजीओ के बारे में क्या सत्य है? तो एनजीओ आप जानते ही होंगे, गैर सरकारी संगठन जो होता है उसको एनजीओ बोलते हैं। तो जब सरकार के द्वारा जो चीज़ें मान्य है, जो होना चाहिए, वो नहीं हो पाता, तो कुछ लोग होते हैं जो एनजीओ बना के उन चीज़ों को करते हैं जो सरकार को करना चाहिए। ठीक है, जैसे मान लो महिलाओं के सुरक्षा की गारंटी सरकार के पास होती है, लेकिन फिर भी यदि महिलाओं को सुरक्षा नहीं मिल रही है तो कुछ लोग मिलकर एक ऐसा संगठन बनाते हैं कि महिलाओं के हितों की रक्षा करेंगे वो। ठीक है, जैसे फॉरेन एंगेस्ट रेप जो है, ये क्या है, ये एक गैर सरकारी संगठन है और ये मुंबई में है। ठीक है, यानी जैसे ही कोई रेप होता है, सरकार एक्शन ले न ले, ये लोग तुरंत एक्शन लेते हैं। एफआईआर हुआ कि नहीं हुआ, लड़की का चेकअप हुआ कि नहीं हुआ, कितना गंभीर है, उस मैटर को कैसे हाईलाइट करना है, मीडिया यदि बिकी हुई है तो उसको किस तरह से क्या करना है, तो ये सारी चीज़ें ये लोग देखते हैं। ठीक है, तो इसमें देखिए ये पहला है, ये लाभ रहित कार्यकलापों से जुड़ा होता है, तो बिल्कुल ये लाभ रहित कार्यकलापों से ही जुड़ा होता है, इसमें कोई फ़ायदा नहीं होता, कोई बिजनेस के लिए नहीं होता, ये किसी विशेष वर्ग के कल्याण के लिए होता है। बी देखिए, यह आपराधिक या असामाजिक कार्यों में संलग्न नहीं होता। तो एनजीओ जो होता है ये सामाजिक कार्य के लिए होता है, ये हितों की रक्षा के लिए होता है, ये कभी भी आपराधिक कार्य या फिर असामाजिक कार्यों के लिए नहीं होता। फिर देखिए सी है, इसमें विपक्षी या विरोधी दल भी शामिल होते हैं, तो जो विपक्ष के लोग होते हैं वो भी इसमें शामिल होते हैं। और जैसे मान लीजिए सरकार ने कुछ गलत काम किया, तो उस कार्य से रिलेटेड जो एनजीओ है, उस एनजीओ की सहायता से विपक्षी दल जो होते हैं, जो विपक्ष में बैठते हैं, वो जो है वो हल्ला मचाते हैं, लोगों को बताते हैं कि ये चीज़ें गलत हो रही हैं लोगों के साथ। ठीक है, तो इसमें ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा और ये तीनों ऑप्शन सही हैं। ठीक है, ओके फ्रेंड्स, तो वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें, ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों को बताइए और एक लाइक तो ज़रूर कर दीजिए। तो मिलते हैं फिर अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।